हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए कॉन्क्लेव 2023, जिसका मुख्य उद्देश्य और मुख्य जो लक्ष्य है ये आज का यह है कि कौन बदलेगा गुरुग्राम की तस्वीर। तो इस कॉन्क्लेव में मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूँगा एडवोकेट अभय जैन जी को, और हमारी जो हॉट सीट पे जो वायरल सच की एंकर है मनप्रीत जी, उनसे भी अनुरोध कृपया वो भी मंच पर आए और हमारे अतिथिगण का स्वागत करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और शुरुआत में उसी लाइन से करना चाहूंगी जो हमेशा मेरी न्यूज की पहली लाइन होती है। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। और वायरल सच के इस खास कार्यक्रम कॉन्क्लेव, जहां पर डिस्कस होगा गुरुग्राम के बारे में, क्योंकि गुरुग्राम को बेहतर बनाने की बात होती है। बेहतर होगा कैसे? जब तक हमारी चर्चा नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा, उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, तो किस तरीके से जो है हम अपने गुरुग्राम को बेहतर कर पाएंगे। और इसी के साथ जो आज चर्चा का विषय है जो हम शुरू करने जा रहे हैं, एडवोकेट अभय जैन जी, जो कि रेरा एक्सपर्ट है और रियल एस्टेट की भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। तो इसके रिगार्डिंग किसी के पास भी कोई प्रश्न हो तो हम ये जो क्वेश्चन आंसर का सीरीज है वो कुछ समय बाद करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कि लोगों को दिनचर्या में क्या दिक्कतें आ रही है। रियल एस्टेट के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, अप्रूव्ड अनअप्रूव्ड की बात होती है, ये सारी चीजें हैं क्या? तो आइए जानते हैं अभय जैन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी हमारे कुछ नए बच्चे भी आए हैं और ये जो टीम है ये सबसे पहले यही जानना चाह रही है कि ये रेरा की जरूरत क्यों पड़ी है, हरियाणा को, गुरुग्राम को क्यों पड़ी है जरूरत रेरा की? देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले 20 साल में गुड़गांव की तस्वीर बिल्कुल बदल गई। 1984 के आसपास जब मारुति फैक्ट्री हमारे यहाँ थी तो इंडस्ट्री वगैरह लगी, परंतु उसके बाद प्राइवेट डेवलपर्स, सबसे पहले DLF ने अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करी, हंसल आए, यूनिटेक आए, तो काफ़ी संख्या में अन्य डेवलपर भी आने स्टार्ट हुए। तो उसके बाद गुड़गांव की तस्वीर पिछले 20 साल में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल बदल गई। इसका मुख्य कारण ये था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे बगल में था, तो इसका एडवांटेज हमें मिला। और लगभग 250 जो वर्ल्ड की जो MNCs कंपनी है उन लोगों ने अपने ऑफिस गुड़गांव में खोले, तो उससे पूरा बदलाव आ गया। और आप पाएंगे कि अब गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन सिटी बन गया है। और अभी कहने को तो ऐसा माना गया है कि हमारी जनसंख्या लगभग, मैं मानता हूँ 30 से 25 लाख लोगों की गुड़गांव में है। नगर निगम में ऐसा माना जाता है कि 8 लाख तो वोटर हैं और 12 लाख के आसपास जनसंख्या है, परंतु गुड़गांव जिले की अगर बात करते हैं तो मेरा अनुमान ये है लगभग 30 लाख जनसंख्या है। और डेवलपमेंट की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि गुड़गांव में कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, किस तरह साइबर सिटीज़ या अन्य कंपनीज हमारे यहाँ गुड़गांव में आ गई हैं। तो अभी आपने पूछा कि रेरा की आवश्यकता क्या थी, तो रेरा जो एक्ट है वो बेसिकली गुड़गांव का या हरियाणा का नहीं है, ये केंद्र सरकार ने एक्ट बनाया जी, जो कि एक्ट पूरे भारत में लागू होता है और हरियाणा भी उसमें एक पार्ट है जी। रेरा के आने से पहले, रेरा हमारे भारत में 1 मई 2017 को आया, तो उससे पहले जो रियल एस्टेट सेक्टर था, मतलब अगर आप एक आम आदमी किसी डेवलपर से कोई मकान या ऑफिस खरीद रहा है तो डेवलपर ने जो शर्तें बनाई अथॉरिटी को बताई वो लागू हो गई। तो रेगुलेशन नहीं था, मतलब कोई एक्ट नहीं था जो इस सेक्टर को, रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करे जी। और आपको एक चीज़ बता दूं मैं जी, हमारे भारत में GDP की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा GDP रेट आपका एग्रीकल्चर सेक्टर देता है, उसके बाद 10 से 12% कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट सेक्टर का ही है। मतलब 2 नंबर आता है जहाँ तक रियल एस्टेट सेक्टर के GDP में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं जी, क्योंकि इससे खाली कंस्ट्रक्शन ही नहीं, लोहा, सीमेंट, पेंट, ऐसे सैकड़ों सेक्टर हैं जो इससे अफेक्टेड है। बट यहाँ पर बात ये भी है, जो रेरा जिस चीज के लिए बनाया गया था कि अलॉटी और डेवलपर के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या कहीं ना कहीं अलॉटी को जो है काफी बार भुगतना पड़ता है कि वो ले तो लेते हैं बट पोजेशन नहीं मिलती, दिक्कतें आती है उनको। तो क्या सही में ये चीज सार्थक हो पाई है, या फिर वही बात है कि कागजों पर खाना पूर्ति हो गई और असलियत सामने नहीं आई? देखिए, वैसे मैंने बताया कि 1 मई 2017 को रियल एस्टेट सेक्टर का ये जो अथॉरिटी है ये बना हमारा, और क्योंकि अभी एक्ट ये 5 साल हो गए, परंतु उसको एक्ट को हम नया मानते हैं। नया इसलिए मानते हैं 5 साल में कोई चीज़ स्ट्रीमलाइन नहीं होती,
परंतु आपको ये बताना चाहूँगा, नॉर्थ इंडिया के अंदर ही लगभग 5.5 लाख फ्लैट थे जो डिले चल रहे थे। मतलब किसी आम आदमी ने 2005 में, 6 में, 7 में, 11 में, 12 में, 15 में डेवलपर से फ्लैट लिया और डेवलपर को फ्लैट नहीं दे रहा था लोटी को, और बहुत बड़ी संख्या में उसने फ्लैट नहीं दिया। बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट 80%, बल्कि कुछ केस में ऐसा भी हुआ है कि आलोटी ने, बायर ने 100% पेमेंट दे दिया डेवलपर को, फिर उसको फ्लैट नहीं मिला था। तो इसलिए सेक्टर आया था, इसलिए रेगुलेशन आया। तो उसके बाद अब आपने पूछा क्या लोगों को मिल रहा है, इसमें मेरा आंसर ये है कि 1 मई से एक्ट आया है और अभी ये रेगुलर काम कर रहा है। एक्ट बिल्कुल कोर्ट की तरह काम होता है। अगर किसी भी आलोटी को उसका फ्लैट समय पर नहीं मिलता है या क्वालिटी ठीक नहीं मिलती है या जो डेवलपर कमिट करता है उस हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो इस अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है। लोगों को रिलीफ मिल रहा है। अब आपने पूछा कितना रिलीफ मिल रहा है, तो मेरा मानना है काफ़ी मात्रा में लोगों को रिलीफ मिल रहा है। और मैं आम लोगों से ये चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी आदमी किसी भी डेवलपर से किसी भी तरह परेशान है, मोटा अगर बात करते तो 3 ग्रीवेंसेज हैं। उसने अपना फ्लैट या दुकान बुक कराई, जो डेवलपर ने समय कमिट करा उस समय पर अगर मान लो उसने नहीं दिया तो आप रेरा में जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप ज़्यादा पेमेंट मांग रहा है तो भी आप रेरा में जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। नंबर 3, जो क्वालिटी उसने आपको एग्रीमेंट में कमिट करी है, अगर वो क्वालिटी नहीं दे रहा तो भी आप रेरा में जाके शिकायत कर सकते हैं। और 1 मई 2017 के बाद नहीं, अगर आपने 11, 12, 8 ऐसे में से बताया कि ऐसी भी घटनाएं हैं, अगर जब आपने बुक कराया कुछ पेमेंट दी है और आपको लगता है कि डेवलपर आपके साथ बदमाशी कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, तो भी आप रेरा में जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आपके साथ न्याय होगा। आपका जो भी राइट्स बनते हैं, लीगल राइट्स, वो आपको मिलेंगे। इसमें विपक्षी पार्टियों की जो है, जब चुनाव आते हैं या वैसे भी नॉर्मल डेज में भी बात करें तो विपक्षी पार्टियों के द्वारा बार बार बोला जाता है कि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसको अप्रूव्ड करवाने का जो है प्रयास किया जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि ये सही में हो पाएगा या फिर खानापूर्ति हो रही है? देखो, ये थोड़ा पॉलिटिकल हो गया आपका क्वेश्चन जी, कि हर साल हम देखने में ये आ रहा है कि छोटी छोटी अनअप्रूव्ड कॉलोनी डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जी जी, जैसे यहाँ जहाँ बैठे हैं, ये भी पहले अनअप्रूव्ड कॉलोनी थी किसी जमाने में, धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर सरकार ने उसको अप्रूव कर दिया जी। ऐसे अगर पूरे शहर की बात करें तो पटेल नगर की बात करें, किसी भी कॉलोनी की अगर आप बात करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले कॉलोनी वो बनी, किसी नेता ने या किसी व्यापारी ने कॉलोनी को काटा जी जी, उसके बाद लोग वहाँ रहने लग गए, फिर धीरे धीरे सरकार ने वहाँ रोड, सीवरेज, पानी वगैरह दिया, कॉलोनी को अप्रूव कर दिया। अब बात आई कि जो गुड़गांव में लगभग 150-200 ऐसी कॉलोनीज हैं जो कि अभी अनअप्रूव्ड हैं, उनका क्या होगा? तो जब भी देखने में ये आता है कि जब चुनाव सिर पे आते हैं तो जो पार्टी रूलिंग होती है वो हमेशा लोगों को आश्वासन देती है कि भाई हम एक कॉलोनी आपकी अप्रूव कर देंगे जी, और आप पे बुलडोजर वगैरह नहीं चलेगा जी जी। तो ऐसा भी अभी भी ऐसा, क्योंकि अब नगर निगम चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएम साहब ने 4 साल में क्या किया है, या 5 साल पहले और अब 3.5 साल अब हो गए, तो आप सबके सामने है। अब क्या होगा ये, क्योंकि लोगों को वास्तव में रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल सच बात है। और बट रेरा की तरफ से भी काफी बार सुर्खियां भी बटोरी जाती हैं, और बात करें कि काफी लोग मुद्दा भी उठाते हैं कि हमारी कॉलोनीज में ये नहीं है, हमारी जो सोसाइटी है उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। रेरा के जो है जो मेन बॉडी से उनसे बात करी जाती है, बट कोई सुनवाई नहीं होती। देखिए, रेरा सिर्फ उन पे लागू होता है जहाँ जो कॉलोनी अप्रूव्ड है जी, या आप लाइसेंस लेके अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं जी। जो अनअप्रूव्ड कॉलोनी है उसमें रेरा लागू नहीं होता। उसमें अगर कोई फैसिलिटीज आपको बिजली, पानी या अन्य कोई फैसिलिटी चाहिए, या कम्युनिटी सेंटर चाहिए, पार्क चाहिए जी जी, उसके लिए आपको जिस जुरिडिक्शन में वो क्षेत्र है, जैसे कि वो एमसीजी के क्षेत्र आता है, तो एमसीजी में अप्रोच करना पड़ेगा। पहले आपको अपनी कॉलोनी अप्रूव करानी पड़ेगी, उसके बाद ही एमसीजी उसमें आपको पब्लिक एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज जो एक नगर निगम को देनी होती है वो दे सकता है। तो उससे रेरा का लिंक नहीं है। अभी जो गुड़गांव में इशू ये है कि बहुत सारी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है, उसमें क्या फैसिलिटी कैसे दी जाए ताकि आम जनता, क्योंकि आम जनता के साथ तो उसका कोई गलती है नहीं। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा जी जी, कि गुड़गांव के अंदर हुड्डा जो हमारी अब जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण बन गया है, उसने लास्ट सेक्टर 55 काटा था, और वो 57 2004 में, आज 24 हो गया, तो 20 साल में हुड्डा ने कोई सेक्टर फ्लोट नहीं करा। तो आम आदमी अपना प्लॉट कहाँ ले जी, जब सरकारी एजेंसी ने 20 साल में तो प्लॉट ही नहीं काटे, कोई कॉलोनी सेक्टर फ्लोट नहीं करा, तो नेचुरली लोग आएंगे। जैसे जनसंख्या बढ़ गई, हमने बात करी थी, तो नेचुरली के आसपास जो भी क्षेत्र होते हैं वहाँ प्लॉट काट के लोग बेचते हैं और ले लेते हैं, मकान बना लेते हैं।
कि तो सरकार का दायित्व बनता है कि लोगों को, हर तरह के सेक्टर के लोगों को मकान सुनिश्चित करें और उनको प्रयास करें कि उन्हें सारी फैसिलिटी भी उपलब्ध करें। अभय जी, आप रेरा एक्सपर्ट हैं और बड़ी बात यह है कि अभी भी लोग रेरा के बारे में नहीं जानते हैं। सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है कि उनको अवेयर करें, और किस तरीके से जो है आम लोग डरते हैं कि वकील के पास जाना पड़ेगा, फीस होगी, दिन रात चक्कर काटने पड़ेंगे। क्या लगता है कि कोई ऐसा समाधान है कि वो लोग खुद भी केस लड़ पाए, या फिर कोई ऐसा पोर्टल है रेरा का? ये आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा। एक तो आम आदमी जब वो डेवलपर से परेशान होता है जी, तो वो बेचारा घबरा जाता है, क्योंकि आम आदमी का पैसा डेवलपर के पास है जी। डेवलपर बड़े बड़े ऑफिस बना लेते हैं, बाहर काउंसिल बिठा देता है, तो वो बेचारा पूछ भी नहीं पाता है। जी जी। अब इशू है कि आम आदमी क्या करे, तो आम आदमी को भी थोड़ा सा हौसला करके, अगर कोई भी डेवलपर किसी भी अलोटी के साथ गलत कर रहा है जी, तो थोड़ा हौसला करके वो रेरा जाए, और रेरा में अपने आप भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मात्र सरकार ने 1000 रुपये फीस रखी है, आप वो 1000 रुपये फीस जमा करके अपनी कंप्लेंट फाइल करें, और निश्चित रूप से अगर आप अपना केस खुद परसू कर सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं जी जी, तो लड़ सकते हैं। कोई छोटा सा एक्ट है तो वो आप पढ़ें, उसके माध्यम से आप अपना केस, अगर आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो मैं आप सबको सजा दूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से आम अलोटी को जी जी, वो निश्चित रूप से किसी वकील के माध्यम से जाएं, क्योंकि कुछ टेक्निकल चीज़ होती है, कुछ लीगल इश्यूज होते हैं जी, पर वो रेरा जा सकते हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि सरकार इसके अवेयरनेस के लिए क्या कर रही है जी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आम जनता बहुत परेशान थी, तो काफ़ी बड़ी संख्या में लगभग 500 केस, अगर आज की बात करेंगे तो लगभग 500 केस एक महीने में गुड़गांव रेरा में फाइल होते हैं जी। जैसे मार्च तक 1500-1600 केस फाइल हो गए हैं, तो 500 केस कम नहीं होते। और जहाँ तक परसेंटेज ऑफ जजमेंट की है तो लगभग 200-250 जजमेंट एक महीने में गुड़गांव वगैरह पास कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को बेनिफिट देने का, लोगों को रिलीफ देने का जी, रेरा निश्चित रूप से प्रयास कर रहा है जी। जैसे मैंने बताया कि हमारे लीगल सिस्टम में भी बहुत सारी कमियां हैं। अब 5 साल सिर्फ एक्ट को आए हुए हैं जी, उसके बावजूद मेरा अपना आकलन ये है कि रेरा में लोगों को रिलीफ देने की ताकत है और रिलीफ मिल रहे हैं, पर निश्चित रूप से एक्ट में जो कमी है, जो प्रशासन में जो कमियां हैं, उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। जो फैसला आता है जितने समय में, जितना बोला गया था, कमिट किया गया था, वो फैसला शायद उतने समय में आ नहीं रहा, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है सबसे पहले उसमें बेहतरी करने की जरूरत है, उसको बेहतर बनाने की जरूरत है। ये आपने बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो एक्ट है आपका 29(4) सेक्शन 29 सबसेक्शन 4, उसके तहत सरकार ने ये नियम बनाया था कि 60 दिन में रेरा अथॉरिटी को अपना जजमेंट देना होगा, मात्र 60 दिन में जी। परंतु निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो पाता, 60 दिन में जजमेंट नहीं आते हैं। परंतु जैसे मैंने बताया कि अभी नया, अब इसको नया कह लीजिए, मैं बार बार नया बोल रहा हूँ जी, 5 साल बाद नया कहना, इसलिए मैंने कहा कि कुछ कमियां हैं एक्ट के अंदर जी, कुछ कमियां प्रशासन की लेवल पर भी हैं, तो उसको भी दूर करने की आवश्यकता है। पर निश्चित रूप से 60 दिन में जजमेंट लोगों को नहीं मिल रहा है जी। तो अभी मैं क्वेश्चंस का हाउस है जो ओपन करना चाहूंगी। कोई है जो प्रश्न पूछना चाहेंगे अभय जी से? जी अंकित जी, किसी का भी कोई प्रश्न है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, नॉलेज के रिगार्डिंग हो, बच्चों को भी मैं बोलना चाहूंगी, कुछ भी दिमाग में है तो आप पूछ सकते हैं ऊपर ही। नमस्कार जैन साहब। सर मैं पहले तो धन्यवाद करता हूँ वायरल सत्कर की, बहुत अच्छी आपने आज जो पहला पैनलिस्ट बिठाए हैं वो नॉलेज हमारी एनहांस कर रहे हैं जी, और अपनी नॉलेज को और एनहांस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा प्रश्न है मेरा। आज से 12 साल पहले हमने अरुणदेव बिल्डर्स, एक डेवलपर थे, उनसे भिवाड़ी में कुछ प्लॉट करने थे, तो मैंने और मेरे पिताजी ने अपनी कुछ कमाई से वहाँ पे इन्वेस्ट किया था, और हर आम नागरिक की तरह सोचा कि हम भी वहाँ प्लॉट लेंगे, कुछ पैसे बन जाएंगे। लेकिन 2014, 15, 13 में शायद ये हुआ था कि वो डेवलपर चले गए हैं, वो प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, गायब हो गया। तो रेरा के बारे में आपने जानकारी दी, क्या अब हम रेरा एक्ट का उसमें इस्तेमाल करते हुए उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, कुछ एक्शन ले सकते हैं, कुछ अप्लाई कर सकते हैं? ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, ऐसी घटना 12 में नहीं, इवन 5, 6, 7 की भी हैं जी, जिनमें हम लोग जजमेंट लेने में कामयाब हुए हैं, और इवन डेवलपर से पैसे लेने में भी कामयाब हुए हैं जी। आपके पास, आपने जो भी अरुण डेवलपर्स को जो पैसा दिया है उसकी रसीद आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल, नंबर 1। आपने अगर कोई कैश दिया है तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती जी। उस रसीद के बेस पर आप निश्चित रूप से केस फाइल कर सकते हैं जी। अब केस कहाँ फाइल कर सकते हैं?
तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हरियाणा में 2 अथॉरिटी हैं। अगर जहां आपने पैसा दिया है, डेवलपर का एड्रेस कहाँ है वो मैटर नहीं करता, जिस प्रोजेक्ट के लिए आपने पैसा दिया है, अगर वो प्रोजेक्ट गुड़गांव के अंदर है, अच्छा डेवलपर का ऑफिस बम्बई में हो, दिल्ली में हो, कहीं पर भी हो, पर डेवलपर ने आपको ये कहा कि भाई मैं गुड़गांव में प्रोजेक्ट लाऊंगा, तो वो केस आपका फाइल होगा गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव के अलावा जो बाकी 21 जिले हैं हरियाणा के अंदर, वहाँ अगर आपने, जैसे आपने धारवाड़ा की बात करी मान लो, तो धारवाड़ा हमारे यहाँ आ गया रेवाड़ी जिले के अंदर, तो रेवाड़ी जिले का जो बाकी जिले जो 21 जिले हैं, वहाँ अगर कोई भी अथॉरिटी परेशान है तो निश्चित रूप से वो केस फाइल करना पड़ेगा उसको पंचकुला में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको तो 12 का है, मैंने ऐसे बहुत सारी जजमेंट कराई है, इवन पैसा वापस दिलाया है, मैं डेवलपर का नाम नहीं लेना चाहूँगा जी जी, कि जो इवन 4-5 को उसने पैसा ले लिया, 2004-5 में पैसा ले लिया था और बेचारा डेवलपर भूल गया था, और वो पैसा डेवलपर ने विद इंटरेस्ट अपने अथॉरिटी को जिससे लिया था वो वापस दिया है, पर वो पैसा वापस मिला है मात्र, जिसका वो रसीद दे पाया, हम कोर्ट में प्रूव कर पाए कि ये अमाउंट हमने डेवलपर को दिया है जी। इन केस डेवलपर एग्जिस्ट नहीं करता। अब आपने पूछा मान लो डेवलपर गायब है, ऐसे भी अभी केस चल रहे हैं 3-4 केसों में, तो कोर्ट क्या करती है, जब एस्टेब्लिश हो जाता है तो एक्स पार्टी केस इशू करती है जी। एक्स पार्टी जजमेंट के बाद कोर्ट को राइट है उसका जो वेयर अबाउट है जी, वो उसको पीओ अनाउंस कर सकती है और उसको पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन दे सकती है इसको ढूंढो जी। उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो प्रॉपर्टी सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको बेच के भी आप लोगों का पैसा मिल सकता है जी। आप लोगों को 2 दिन बाद बतानी पड़ेगी कोर्ट में जी। ये मेरा अमाउंट है जो मैंने डेवलपर को इस दिन को दिया था। नंबर 2, ये डेवलपर की प्रॉपर्टी आज एग्जिस्ट करती है जी। अगर आप ये बता पाएंगे तो पहला ऑर्डर ये होगा कि आपका पैसा वैलिड है, तो कोर्ट उसको डिटरमाइन करेगी कि ये पैसा वाकई बनता है और इसे ब्याज समेत बनता है या नहीं बनता। नंबर 1, उसके बाद वो रिकवर कैसे होगा, तो रिकवर करने के लिए उस डेवलपर का कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बता पाएंगे तो वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और वो फिर प्रॉपर्टी ऑक्शन होके उसका पैसा आपको मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं कि 5 साल में ऐसा पंचकुला में, गुड़गांव में ऐसा नहीं हुआ लगी, परंतु पंचकुला में ऐसे हम बहुत सारे केसों में कराने में कामयाब हुए हैं जहाँ अटैच करके ऑक्शन करके एक आम आदमी को पैसा मिला है। थैंक यू सर, डेफिनेटली आई विल मीट यू, अलग से बात करेंगे मुझे। श्योर। और वायरल सच हमेशा प्रयास करता है। अभय जैन जी, जब से वायरल सच की शुरुआत हुई है तब से अभय जैन जी हमारे साथ है और हम लाइव सेशंस भी करते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए कि अगर नई पॉलिसीज आ रही है तो उसमें कैसे बेटरमेंट लोगों के लिए है, तो ये प्रयास रहता है। लाइव सेशन भी सर रिप्लाई भी करते हैं उसमें, तो ऐसे ही कोई और अगर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछ भी सकते हैं। और दूसरी बात कहें तो अगर डायरेक्ट सर से भी मिलना चाहे, कुछ डिस्कस करना चाहे या नॉलेज शेयरिंग करनी हो तो भी सर हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति जो शायद पे नहीं कर पाते या वैसे फाइनेंशियली भी दिक्कत आती है तो उनके सपोर्ट करने में भी अभय जैन जी का एक अहम योगदान रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर आपको ऐसा कोई भी अथॉरिटी मिलता है किसी भी सेक्टर में, और अथॉरिटी नहीं, अगर आपको, आप सब लोग यहाँ समाज के प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये जो बेचारा है फीस नहीं दे सकता पर लीगल इशू है, मेरी आपसे गुजारिश है उसको आप खुद ही डिसाइड करके मेरे पास भेज दीजिए। उसका इवन जो सरकारी खर्चा होगा वो मैं बेयर करके, ज़्यादा खर्चा नहीं होता, ऑनेस्टली हम कह देते हैं, पर ज़्यादा खर्चा नहीं होता। खर्चा वकील का अपनी फोर्स होती है, ड्राफ्टिंग होती है, सरकारी फीस तो 1000-2000 ही होती है। तो मेरी आपकी गुजारिश है, खाली रियल इस्टेट सेक्टर में नहीं, अगर आपको लगता है किसी के साथ बेचारे के साथ अन्याय हो रहा है और वो लड़ नहीं पा रहा है, तो मेरी आपके चैनल के माध्यम से जहाँ लोग बैठे हैं, आप कृपा करके उसको आग बंद करके मदद भेजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जितनी भगवान ने मुझे ताकत दी है उतनी ताकत से मैं उसका केस लड़ूंगा और मैं हाईकोर्ट का केस लड़ता हूँ। हमारे पास 12-13 वकील हैं। आप अगर उसका न्याय मिलना होगा तो 100% मैं किसी भी हद तक जाके उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करूँ। पहले अपना नाम बताएं। Good afternoon everyone. First, my name is Priyanshi of class 10. I would like to thank everyone present here and especially you for calling Arsh Vidya Kendra here. My question is that कि जैसे बीच में जो डीलर वगैरह होते हैं जो हमारी प्रॉपर्टी डील करवाते हैं, अगर उन्होंने कुछ मतलब बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ भी हो जिस वजह से घोटाला टाइप में कुछ कर दिया हो प्रॉपर्टी केसेस में, तो उसको भी हम रेरा एक्ट है उससे सब मतलब सॉल्व करवा सकते हैं या फिर नहीं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपने रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गुड़िया ने जी। ये अर्श विद्या केंद्र की टीम है और मैं बोलना चाहूंगी ये लक्ष्मण विहार में अर्श विद्या केंद्र स्कूल है और बहुत अच्छा स्कूल है। बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने का पूरा प्रयास किया जाता है उस पे।
जी सर। दो तरह के एजेंट होते हैं। अगर आपने जो प्रॉपर्टी ली है जी, वो अगर डेवलपर की ली है, DLF यूनिट के एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर की, उसमें कोई डीलर अगर बीच में है तो उस डीलर को रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। मतलब अगर कोई भी डीलर आज की डेट में किसी भी ऑथराइज प्रोजेक्ट को बेच नहीं सकता जब तक उसने अपने आप को रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, नंबर 1। और उसमें कोर्ट में अगर आपके साथ डेवलपर के साथ साथ उस एजेंट ने गड़बड़ करी है, अब वो कुछ कमिट कर दिया है, तो उसको भी आप पार्टी बना सकते हैं। निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ये तो बात हुई अगर आपने अपना प्रोजेक्ट जो बाई किया है वो ऑथराइज में किया। अब बात आती है आपने मान लो लक्ष्मण विहार में कोई आपने किसी फ्लैट लिया और उसमें आपने किसी डीलर के माध्यम से लिया, तो उस डीलर को भी रेरा में नहीं, उस डीलर को DC के यहाँ, हमारे यहाँ एक्ट है जो 2012 में आया था, जिसके तहत हर एक एजेंट को DC का रजिस्ट्रेशन करना होता है अगर गुड़गांव में वो एज एक्ट डीलर कर रहा है। तो उसको उसके भी अगर उसने अपने आप को वहाँ रजिस्टर्ड नहीं करा रखा तो उसका अलग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, उसके लिए फिर रेरा नहीं है। तो आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये था कि अगर क्या एजेंट बदमाशी करता है तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? निश्चित रूप से हम जा सकते हैं, पर हमें अब प्रूव करना पड़ेगा अपने कागज के माध्यम से कि फलाना डीलर ने मेरे साथ ये 420, ये मैनिपुलेशन, ये मिस इन्फॉर्मेशन मुझे एज ए बाय दी है, तो इसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए 100%। एक नॉलेज के लिए और भी मैं पूछना चाहूंगी, हम किस तरीके से आम जनता कैसे जान सकती है कि ये जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है या सोसाइटी है या कुछ भी वो प्रोजेक्ट इन्वेंट कर रहे हैं तो वो रेरा से अप्रूव्ड है या नहीं? आम जनता कैसे पता कर सकती है? देखिए अगेन आपने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा। रेरा की वेबसाइट पर जितने भी गुड़गांव में अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है जी, सब A to Z। रेरा में नियम ये है, कोई भी डेवलपर 8 से ज़्यादा फ्लैट बनाता है या 500 गज से ज़्यादा प्लॉट काटते, मतलब किसी आदमी ने 1000 गज का प्लॉट लिया, उसके 4 टुकड़े कर दिए और 4 लोगों को उसने बेच दिया जी, तो रूल के तहत उसको इस 1000 गज का प्लॉट को लेने का अपने आप को रेरा में रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मैंने 1000 गज का प्लॉट लिया है और ये 4 टुकड़े करके मैं बेच रहा हूँ। ये तो नियम है। जनरली क्या होता है, ये इसको बहुत से लोग अनऑथराइज काम कर लेते हैं। उसने 1000 का प्लॉट लिया और 250 4 टुकड़े करे बेच दिए, तो उसने रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। ये हमें कैसे पता लगेगा? तो जब आप बाई करते हैं कोई भी, उससे पूछें कि ये आपका अप्रूव्ड है या नहीं अप्रूव्ड है। अगर अप्रूव्ड है तो फिर रेरा की वेबसाइट पर आप जाएँ, एक रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर देता है जी। कोई भी प्रोजेक्ट हमारे रेरा के तहत 500 गज से बड़ा प्लॉट हो या 8 से ज़्यादा फ्लैट हैं तो उसको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। ये तो अप्रूवल है। अब आप ऐसे लीजिए 500 का फ्लैट बनाया किसी ने, हमें बनाना चाहिए था 3 मंजिल 3 फ्लोर बनने चाहिए थे, उसने क्या करा, हम आप 12 फ्लैट बना दिए, तो निश्चित रूप से वो अप्रूव्ड नहीं पाएगा, वो अनअप्रूव्ड पाएगा। अप्रूव्ड है तो रेरा रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो आप जो बाई कर रहे हैं चीज़ें, जो खरीद रहे हैं, वो चेक कर लें कि भाई वो रेरा में अप्रूव्ड है या नहीं। थैंक यू सो मच जी। मैं वायरल सच की टीम से वायरल सच की टीम से मेरा पहला सवाल सर ये है कि EWS फ्लैट जो होते हैं वो रेरा के अंडर आते हैं नहीं आते? EWS हमारे हरियाणा के अंदर 11 एकड़ का प्रोविजन है, भौतिक कॉलोनी जो बोलते हैं उसको, उसमें लगभग 550 फ्लैट डेवलपर बना सकता है और उसका जितने फ्लैट वो बनाता है उसका 10%, यानी मान लो 11 एकड़ की टाउनशिप है तो लगभग उसमें 550 फ्लैट मान लो बनाए आम जनता के लिए, तो 55 फ्लैट उसको EWS के लिए बनाने पड़ते हैं गरीब आदमी के लिए, उसी 11 एकड़ की टाउनशिप के अंदर ही, तो उसको हम EWS बोलते हैं, जिसको DTP डिपार्टमेंट के माध्यम से गरीब आदमी को अलॉट किया जाता है। यो लीगल होते हैं, अप्रूव्ड होते हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट का लाइसेंस का हिस्सा है। हमारे यहाँ डायरेक्टर टाउन एंड प्लानिंग जब लाइसेंस दिया तो उसने उसको फिक्स किया कि इतने फ्लैट आप आम जनता के लिए बनाएंगे और इतने EWS आप गरीब आदमी के लिए बनाएंगे। आपको जान के बड़ा दुख होगा, गुड़गांव में आज की डेट में लगभग 10,000 ऐसे EWS फ्लैट हैं जो सरकार ने आज भी किसी को भी अलॉट नहीं करी। ये कई बार बड़ा दुख होता है जी। वो फ्लैट बन के तैयार हैं, उस जल को लाइसेंस दे दिया, 550 लोग वहाँ रह रहे हैं, 55 फ्लैट बन गए पर वो बंद पड़े। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताता हूँ, अभी जो सामने हमारे आई
साउथ सिटी में द पाम्स करके एक साउथ सोसाइटी है, मंदी भाई यूनिटेक ने बनाई थी आज से 20 साल पहले जी। उसमें आपको दुख होगा जानकर ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट हैं, सिर्फ 2 फ्लैट पे लोग रहते हैं, 1 फ्लैट पे लोग रहते हैं। बाकियों को वहाँ जो ईडब्ल्यूएस के जो फ्लैट हैं उन्होंने रास्ता ही नहीं दिया। बाकी सब फ्लैट वो बिक गए, कागजों में ईडब्ल्यूएस को बेच दिए, पर रास्ता ना दिया तो इसलिए वहाँ पर रह नहीं पा रहे। और 15 साल पुरानी कॉलोनी की बात आपसे कर रहा हूँ। तो ईडब्ल्यूएस की जो स्कीम हमारे राज्य सरकार की है, बड़ी अच्छी स्कीम है, परंतु धरातल पर डाउन द लाइन पे वो पूरी तरह अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो आप खुद मानिए 10,000 लोग अगर मान लो मकान तैयार है जी, अगर 10,000 लोगों को मकान अलॉट हो जाए, हमारे यहाँ मान लो कोई मेड है, ड्राइवर है, हेल्पर है, उनके लिए ही है। उनको अगर मिल जाए तो बेचारे वो भी परेशान ना हो, उनको अच्छा आसाना मिल जाए। जी थैंक यू सो मच अभय जी। रिक्वेस्ट करूंगी प्रवीण जी कृपया करके मंच पर आए।